आप लोग जबरदस्ती मेरी शादी तो करवा सकते हैं, लेकिन सुहागरात तो जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना। प्रशांत ने बड़े गुस्से से आलोक साहब से ये बात कही थी। आलोक जी कहर भरी नजरों से उसे देख रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। वो तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीबी की हैसियत से बैठी है। जाओ जाकर अपनी मर्दानगी दिखाओ, मर्द होने का सबूत दो। वो जोर से चिल्लाए थे। हरगिज नहीं, मैंने हमेशा उसे अपनी बहन समझा है। मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। प्रशांत का ये जुमला सुनते ही आलोक जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। इतनी जोर का कि वो गिरते गिरते बचा था। शालू जी का हाथ अपने सीने पर गया था, लेकिन पति के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। मैं कह रहा हूँ कमरे में जाओ और पत्नी के साथ रात वैसे ही गुजारो जैसे गुजारने का हक है। अगर सुबह तक तुम्हारी मर्दानगी का सबूत मैंने न देखा तो तुम्हें घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। प्रशांत की आंखें गुस्से के मारे लाल हुई थीं। कहने लगा, सबूत चाहिए आपको तो ठीक है, अब मैं आपको सबूत दूंगा। रात भर जब आपकी वो चाहिए थी कि चीखों की आवाज़ें आपको सुनाई दें तो दरवाजे पर दस्तक मत देना। ये कहता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ था, जहां डरी सहमी आरोही पता नहीं कैसे अपने आंसू रोक रही थी। कमरे में आते ही धाड़ से कमरे का दरवाजा बंद हुआ था और आरोही बुरी तरह उछलकर रह गई थी। आज तक उसने कभी भी प्रशांत को इतने गुस्से में नहीं देखा था। ये शादी उसके लिए भी कोई दिली ख्वाहिश का नतीजा तो न थी। वो यही सोच रही थी कि वो प्रशांत से कहेगी कि कोई भी रिश्ता जबरदस्ती कायम नहीं करेगी। वो चाहे तो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता है। प्रशांत जैसे ही उसके पास आया तो आरोही कहने लगी, तुम फिक्र मत करो प्रशांत, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करूंगी और ना ही तुम्हें इस बात पर मजबूर करूंगी कि तुम मेरे साथ कोई भी रिश्ता। अभी आरोही की बात उसके मुंह में थी जब वो एकदम चिल्लाकर बोला, मेरे साथ जबान चलाने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये सब आपका ही किया धरा है ना। मेरे बाप के सामने मासूम बनने का आपका ढोंग आज की रात मेरे सामने नहीं चलेगा। आपकी नीयत मुझ पर पहले से खराब थी, क्योंकि आपको तो कम उम्र लड़कों का चस्का था। आपको लगा होगा अगर आपकी शादी आपके ही जोड़ के लड़के से हुई तो यकीनन वो लड़का आपसे 5 साल तो बड़ा होगा और वो आपके अंदर की आग को सुकून नहीं पहुंचा सकेगा, जो कि ये कम उम्र और जज्बातों से भरपूर लड़का पहुंचा सकता है। ये सुनकर तो आरोही के कानों से धुआं निकलना शुरू हुआ था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि प्रशांत उसके बारे में इस तरह की बात भी कह सकता है। चलो ठीक है, फिर उतारें अपना ये सब कुछ। आज मैं आपको बताऊंगा, जब एक 19 साल का लड़का अपने मर्द होने का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरतों की पवित्रता का सबूत नहीं होता, मर्द की मर्दानगी का भी होता है। सुबह तक आप अपनी खैर मनाओ। ये कहकर वक्त बर्बाद किए बगैर प्रशांत ने अपनी शर्ट उतारी थी और फिर, नहीं आंटी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मुझसे छोटा है। आप ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा। भगवान के लिए मैं प्रशांत से शादी नहीं करना चाहती। आरोही से जब शालू जी ने आलोक जी के फैसले के बारे में बात की तो वो गुस्से के मारे हत्थे से ही उखड़ गई थी। शालू जी कहने लगी, तुम अपने अंकल को अच्छे से जानती हो। उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसान किए हैं, तो क्या तुम्हें भी अपने अंकल की बात को मान लेना नहीं चाहिए? और फिर इसमें तो तुम्हारा भी फायदा है। अगर प्रशांत मांगलिक है तो तुम भी तो मांगलिक हो। इस तरह दोनों के दोष कट जाएंगे। शालू जी ने नज़र चुराते हुए कहा था। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इस शादी के पीछे असल मकसद क्या है। लेकिन आंटी जी, ये मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ भी और प्रशांत के साथ भी। वो मुझसे छोटा है, अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, मुझे दीदी कहता है। आप मेरे साथ अपने बेटे के साथ भी जुल्म कर रही हैं। शालू जी कहने लगी, तुम्हें जो बात करनी है अपने अंकल जी से करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। वो सिर्फ 5 साल की थी जब इस घर में लाई गई थी और जब 6 साल की हुई तो प्रशांत ने इस घर में जन्म लिया था। प्रशांत की पैदाइश उसके सामने ही हुई थी। आरोही ने उसे चलना सिखाया था, उसका हाथ पकड़कर उसे लिखना सिखाया था। अभी तक उसका यही हाल था। जब भी पढ़ाई में मुश्किल होती, आरोही के कमरे में बेधड़क दाखिल हो जाता, किताबें फैलाए बेड पर बैठ जाता। दीदी, आपके बगैर शायद मैं चल भी नहीं सकता, जल्दी से मेरे टेस्ट की तैयारी करवा दें। वो भी उसका कान पकड़कर खींचती, बहुत ही नालायक निकम्मे होते जा रहे हो तुम। अरे सारी जिंदगी मैं तुम्हें थोड़ी पढ़ाती रहूंगी। सोचो,
अगर मेरी शादी हो गई तो तुम क्या करोगे? अपना कान उसके हाथ से छुटाते हुए कहने लगा, मैं आपकी ससुराल आ जाऊंगा पढ़ने के लिए। क्यों, क्या भाई को अपने घर नहीं आने देंगी? आरोही कहने लगी, नहीं आने दूंगी। अरे भाई, मैं तो अपने पति के साथ घूमने फिरने जाया करूंगी। ये थोड़ी देखूंगी कि अब तुम्हारे पेपर हैं तो तुम्हारी तैयारी मुझे करवानी है। प्रशांत ने जब ये सुना तो माथे पर बल डाल लिए। अच्छा, तो आप शादी के बाद बदल जाएंगी? हाँ, तो कब तक तुम मेरी उंगली पकड़कर जिंदगी गुजारोगे? अरे भाई, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया करो। लेकिन वो वहीं बेड पर टेक लगाकर लेट चुका था। जी नहीं, आप ही पढ़ाएं मुझे। 10वीं के पेपर्स के दौरान उसने आरोही को भी पूरी पूरी रात सोने नहीं दिया था। वो तैयारी करता रहता और आरोही को भी जागना पड़ता। कई बार तो वो नींद के मारे ऊँघने लगती। क्या बदतमीजी है प्रशांत, तुम छोटे तो नहीं हो, खुद तैयारी कर सकते हो। नहीं दीदी, आप सुनेंगी तभी मुझे तसल्ली होगी कि मैंने ठीक से याद कर लिया है। और फिर आप ही तो चाहती हैं कि मेरा ग्रेड अच्छा हो, मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बनूं, अच्छा पढ़ूं, और फिर आप कहेंगी कि मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। फिर सोचिए जरा, लोग कितनी इज्जत से देखेंगे आपको। प्रशांत की बात पर वो घूर कर उसे देखने लगी। साथ ही उसने अपने हाथ से अपने मुंह पर रखकर जम्हाई रोकी थी। तुम्हारी इस पढ़ाई का फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी को मिलेगा। मुझे तुम्हारी इस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला। और भगवान के लिए मुझे अब सोने दो प्रशांत, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। आरोही ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगा, हरगिज नहीं, मैं आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। और आरोही ने तब सुकून की सांस ली जब वो पेपर देने के लिए जा चुका था। 10वीं में उसके लगभग सारे एवन ग्रेड आए थे। वो खुशी के मारे आरोही के गले लग गया। हालांकि आरोही को ये सब अच्छा नहीं लगा था। फौरन उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। तुम कब बड़े होगे प्रशांत? मुझसे लंबा कद हो गया है तुम्हारा, लेकिन शर्म नहीं आती बहन के गले लगते हुए? वो तुरंत हंसते हुए कहने लगा, तो क्या हुआ? अरे बहन के गले लगना कौन सा पाप है? प्रशांत को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वो उसकी सगी बहन नहीं है। हाँ, आरोही जरूर उससे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करती थी, लेकिन वो किसी छोटे बच्चे की तरह कभी उसके कंधे पर सिर रख देता और कहता, बहुत थक गया हूँ, प्लीज कॉफी बना दो। जब वो 11वीं क्लास में था तब टेस्ट पेपर देते हुए एक सवाल का जवाब समझाते समय प्रशांत ने यही हरकत की थी। वो बेड की पीठ से टेक लगाए बैठी थी और उससे सवाल पूछ रही थी जिनके वो जवाब दे रहा था, और जवाब देते देते उसने उसके कंधे पर सर रख दिया। आरोही ने पहली बार उसे सख्ती से डांटा था। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, पीछे हटो। पहली बार प्रशांत को आरोही का रवैया अजीब लगा। कहने लगा, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? आरोही ने कहा, कब समझोगे तुम, अब तुम बच्चे नहीं हो प्रशांत, जाकर आईने में खुद को देखो। अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तभी ये सही नहीं कि तुम बिना किसी वजह के मेरे कंधे पर सिर रख दो। आइंदा मेरे साथ कभी भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, आरोही ने उसे डांटते हुए कहा था। प्रशांत गुस्सा होकर अपनी किताबें वहीं फेंक कर वहां से चला गया था। साफ दिख रहा था कि वो उससे नाराज है, लेकिन इस बार आरोही ने भी उसे नहीं मनाया। 2-3 दिन बाद जब उसने देखा कि वो मुंह फुलाए उससे बात तक नहीं कर रहा, तो मजबूरन आरोही को ही प्रशांत को मनाना पड़ा। आरोही ने उससे कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया था प्रशांत, इसमें बुरा मानने या मुंह फुलाने वाली कोई बात नहीं है। उसने बड़ी मासूमियत से फिर से आरोही का हाथ पकड़ लिया था। आपको पता है ना, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ और दिल से मानता हूँ, इसीलिए आपका डांटना मुझे बुरा लगा। पहली बार लगा कि आप मेरी बहन नहीं बल्कि कोई पराई लड़की हैं। वक्त यूं ही गुजर रहा था। जैसे ही प्रशांत 12वीं क्लास में आया, सबसे पहले शालू जी ने झिझकते हुए आरोही को ये बता दिया कि उसके अंकल जी की उसके लिए क्या इच्छा है, वो अपने मन में क्या इच्छा रखते हैं। वो तो अपनी जगह उछल सी पड़ी थी। कहने लगी, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया आंटी? मैं कभी भी प्रशांत से शादी नहीं कर सकती। शालू जी ने तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि तुम अपने अंकल से खुद बात कर लो। जब आरोही ने आलोक जी से बात की तो वो तुरंत बोले, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि जिंदगी का इतना जरूरी और बड़ा फैसला खुद कर सको। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे माँ बाप की हादसे में मौत के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, तो क्या मेरा हक नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला मैं करूं? ये सुनकर आरोही की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो तो इस बात को अपने
ख्यालों में भी नहीं सोच सकती थी। अंकल जी प्लीज़, मैं आपसे इस बात पर कोई विरोध नहीं करती। आप मेरी शादी जिससे चाहें कर दें, लेकिन वो प्रशांत नहीं होना चाहिए। मैंने कभी उसे इस नज़र से नहीं देखा है। आलोक जी बोले, शादी से पहले सब ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन शादी के बाद लड़के लड़की के जज्बात एक दूसरे के लिए खुद ब खुद बदल जाते हैं। मैं कोई अनोखा काम तो नहीं करने जा रहा। तुम ही बताओ कि आज तक कभी किसी लड़की की शादी उससे 10 या 15 साल छोटे नौजवान से नहीं हुई? इसमें कोई गलत बात तो नहीं? कानून में भी कहीं ये नहीं लिखा कि लड़के की उम्र ज़्यादा और लड़की की उम्र कम होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कहीं और भेजूं। हालांकि मैं कुंडली दोष, ग्रह दोष वगैरह कुछ नहीं मानता। तुम्हारी आंटी ने मुझे बताया था कि तुम मांगलिक हो, तब भी मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जानती हो ना, शर्मा जी की बेटी के साथ क्या हुआ था? उस पर भी मांगलिक का ठप्पा लगा हुआ था। शादी हो गई, लड़के का एक्सीडेंट हो गया और सारा दोष लड़की पर डाल दिया गया। ससुराल वालों ने इस मासूम की जान ले ली। मेरा तो दिल दहल गया। मुझे समझ नहीं आता आज के ज़माने में भी ऐसे दकियानूसी पुरानी सोच रखने वाले लोग होते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पर कैसे रख सकते हो? ये तो तुम्हारे अपने कर्म होते हैं जिन्हें तुम्हें भोगना पड़ता है। बस मैं डर गया हूँ। मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा तो कर सकता हूँ ना। तुम मेरी आंखों के सामने रहोगी तो मुझे सुकून रहेगा। और फिर राजेश से जो मैंने मरते वक्त वादा किया था उसे भी मैं इसी सूरत में पूरा कर सकता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। और फिर प्रशांत अब इतना छोटा भी नहीं रहा, 19 साल का हो गया है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बाकी की पढ़ाई लंदन जाकर पूरी करे और लंदन में मैं उसे उसी सूरत भेजूंगा जब वो तुमसे शादी करेगा, ताकि तुम उसकी बीवी बनकर उसके साथ जाओ। मैं उसे अकेले वहाँ हरगिज भी नहीं भेज सकता। ऐसा ना हो कल को वो किसी गैर औरत की मोहब्बत में पड़कर, मोहब्बत के जाल में फंसकर किसी लड़की को अपने साथ यहाँ ले आए। अब तक अगर मैंने तुम्हारे लिए कहीं रिश्ता नहीं देखा तो यही वजह है कि मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आरोही आंसू बहा रही थी, लेकिन उसने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था और वो जानती थी प्रशांत भी कभी नहीं मानेगा। आरोही ने कहा, अंकल जी प्लीज़, ये एक बेजोड़ सा रिश्ता है। मैं प्रशांत से पूरे 6 साल बड़ी हूँ। आप ठीक नहीं कर रहे। आलोक जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस मुझे बताओ कि अब तक की मेरी कुर्बानियों का सिला तुम मुझे ऐसे दोगी कि इस भरी बिरादरी में मेरे फैसले से इनकार कर दोगी? ये सुनकर आरोही के जबान पर जैसे ताला सा लग चुका था। आलोक जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूँ मेरी बेटी मेरी इज्जत रखेगी। चुपचाप आरोही अपने आंसू पोंछती रही, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। पहली बार उसे अपना आप बेहद बेबस महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ जब प्रशांत से ये सब कहा गया कि इसी सोमवार उसकी शादी आरोही से है, तो उसका दिमाग तो एकदम से चकरा गया था। वो ये तक भूल गया कि सामने उसका बाप खड़ा है। वो एकदम गुस्से से भड़क कर बोला, पापा आपका दिमाग ठीक है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने उनके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आलोक जी के माथे पर बल पड़ गए। कड़े और तल्ख शब्दों में उन्होंने कहा, मेरा दिमाग बिल्कुल सही जगह पर है और जो कह रहा हूँ बस वही करो। प्रशांत ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर आरोही दीदी से शादी नहीं कर सकता। और आलोक जी दहाड़ पड़े। उनकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। तुमने सिर्फ उसे बहन की नज़र से देखा है, लेकिन वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। वो मेरे दोस्त की बेटी है। तुम्हारा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि ये बात तुम्हें नहीं पता थी। बचपन से जानते हो कि उसका और तुम्हारा क्या रिश्ता है। मैं तुम्हारे जज्बातों की कदर करता हूँ कि तुमने कभी अपने दिल में उसके लिए कोई गलत बात पैदा नहीं होने दी। लेकिन अब जब मैं तुम्हारी शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें अपने जज्बात बदलने होंगे। और तुम बाहर पढ़ाई के लिए तभी जा सकोगे जब तुम आरोही से शादी करोगे। सिर्फ शादी ही नहीं करोगे, उसे निभाओगे भी। वो तुम्हारे साथ लंदन जाएगी। लंदन जाकर पढ़ना प्रशांत का सपना था और वो बहुत खुश था कि पापा ने उसे लंदन जाने की इजाज़त दे दी थी। वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहा था कि तभी ये धमाका उसके सर पर आकर फटा था। उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लंदन भी जाऊँगा, लेकिन मैं आरोही दीदी से शादी नहीं कर सकता। आपको क्या हो गया है पापा? वो मुझसे इतनी बड़ी हैं, आप कैसे उनकी शादी मुझसे कर सकते हैं? लेकिन आलोक जी ने कुछ नहीं सुना। कहने लगे, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा।
वो इस काबिल तो अभी था नहीं, सिर्फ इंटर पास ही तो किया था। ना उसे अच्छी नौकरी मिल सकती थी, ना ही वो अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता था। इसीलिए मजबूरन उसे शादी के लिए रजामंदी देनी पड़ी। उसे लग रहा था कि ठीक है शादी कर लेगा, लेकिन कभी उसे अपने कमरे में नहीं रखेगा। वो अपने कमरे में रहेगी और प्रशांत अपने कमरे में। लेकिन उसके सिर पर आसमान तो तब फटा जब आलोक जी ने कहा, सिर्फ शादी नहीं करनी, शादी निभानी भी है। आरोही तुम्हारे कमरे में है, तुम्हारी बीवी की हैसियत से। जाओ और उसके साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करो। प्रशांत को इस बात का गुस्सा था कि आरोही इस पर राजी कैसे हो गई। उसने इनकार क्यों नहीं किया। उसे लगता था अगर आरोही मना कर देती तो आलोक जी कभी जबरदस्ती नहीं करते। लेकिन वो नहीं जानता था कि आरोही पर किए गए एहसान उसे बार बार जताए गए थे और इसीलिए वो मुंह नहीं खोल सकती थी। उसे लगा कि शायद आरोही की नीयत ही ऐसी है। इसी वजह से जब वो कमरे में आया तो गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने कहा था ना, आज तुम्हें सब समझाऊंगा कि जब एक 19 साल का लड़का अपने मर्द होने का सबूत देता है तो बिस्तर पर सिर्फ औरत की ही पवित्रता नहीं, मर्द की मर्दानगी भी परखी जाती है। सुबह तक अपनी खैर मनाओ। ये कहकर वक्त बर्बाद किए बिना प्रशांत ने अपनी शर्ट उतार दी, जबकि ये सब देखकर आरोही के होश उड़ गए थे। ये क्या बदतमीजी है प्रशांत, तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? आरोही गुस्से के मारे चिल्लाई थी। तो वो भी जोर से चिल्लाया, उसी अंदाज में जिस अंदाज में मुझसे बात करने को कहा गया है। क्या समझता था मैं आपको? और आप क्या निकली? बड़ी बहन समझता था आपको। और आज मैं आपसे नफरत करता हूँ। आरोही एक पल के लिए सहम गई, लेकिन हिम्मत करके कहने लगी, तुम बेकार में ही हाइपर हो रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझे कोई मतलब नहीं। चाहो तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के हिसाब से गुजार सकते हो। बस मुझ पर यह एहसान कर दो कि अंकल आंटी के सामने कुछ मत कहना। तुम्हें विदेश जाना था ना, और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपना करियर बनाओ और फिर जिससे चाहो शादी कर लेना। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। प्रशांत बोला, और वो मेरा बाप जो कह रहा है कि उसे कल सबूत चाहिए कि हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं। सुबह मैं क्या सबूत दूंगा उन्हें? ये सुनकर आरोही ने नजरें चुरा ली। बात ही कुछ ऐसी थी। सोफे पर बैठकर प्रशांत ने अपना सिर पकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा था इस मसले का हल क्या निकाले। आरोही बोली, मैं खुद आंटी जी से बात कर लूंगी। बस तुम अंकल जी के सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों खुश हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी दखल देने की कोशिश नहीं करूँगी। खैर, आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह परेशान से थे कि एक अनचाहे बंधन में बंध चुके थे। सुबह आरोही प्रशांत के उठने से पहले ही उठ चुकी थी और तैयार भी हो चुकी थी। तैयार होने के बाद उसने प्रशांत को उठाया। प्रशांत ने बंद आंखें खोली, सामने आरोही को देखा तो फौरन उठकर बैठ गया। आरोही के कहने पर ही वो नहाकर कपड़े बदलकर तैयार हो गया था। एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी जो दोनों ने अपने अपने चेहरों पर सजा रखी थी। जब दोनों कमरे से बाहर आए तो आलोक जी और शालू जी दोनों ही नाश्ते पर उनका इंतजार कर रहे थे। अपने पापा के सामने प्रशांत कह चुका था कि उसने उनका फैसला स्वीकार कर लिया है। आरोही ने भी चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान सजाने की भरपूर कोशिश की थी। शालू जी और आलोक जी ने जांचती हुई नजरों से उन दोनों को देखा था और फिर सुकून से नाश्ता करने लगे। कुछ दिन यूं ही आराम से गुजर गए। फिर वो दोनों लंदन जा चुके थे। वहां जाकर प्रशांत आजाद था। उसने वहां की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया। आरोही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल चुकी थी। प्रशांत तो शुरू से ही कुछ लापरवाह तबीयत का मालिक था। जब उसने देखा कि आरोही ना अपना हक मांग रही है, ना उसे कुछ कहती है, बल्कि पहले दिन से ही दोनों ने अपने लिए अलग अलग कमरे सेट कर लिए थे, इस बात पर भी आरोही को कोई ऐतराज नहीं था, तो वो बेफिक्र सा हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया था कि अब आरोही से उसे कोई भी नुकसान नहीं हो सकता था। और फिर धीरे धीरे वो आरोही के साथ पहले जैसा होने लगा, जैसा बचपन से अब तक था। आज भी यूनिवर्सिटी से आते ही वो किचन में आया। आरोही खाना बना रही थी। चुपके से उसके पीछे खड़े होकर उसने आरोही की आंखों पर अपने हाथ रख दिए। वो बुरी तरह चौंक गई, लेकिन समझ गई थी कि प्रशांत है। ये क्या बदतमीजी है प्रशांत, कहते हुए उसने अपनी आंखों से उसके हाथ हटाए और पीछे पलट कर देखा। वो मुस्कुरा रहा था। इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है?
अच्छा ये बताइए क्या बना रही थी? उसने पतीले से ढक्कन हटाकर देखा। गरम गरम ढक्कन जब उसके हाथ पर लगा तो वो एकदम से सुस्त करने लगा। तुम भी ना प्रशांत, कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से उस पर शहद लगा दिया। हाथ की उंगलियां लाल हो चुकी थीं। प्रशांत अभी भी सी सी कर रहा था। आरोही उसकी उंगलियों पर फूंक मारने लगी। वो अभी नहाकर आई थी, इसलिए बालों पर जूड़ा बांध रखा था जो अचानक खुल गए। सिर का आंचल भी सरक चुका था। आरोही के लंबे बाल खुलकर बिखर गए थे। पहली बार प्रशांत की नज़र उसके लंबे घने बालों पर पड़ी। कुछ पल तो वो मदहोशी में उसे देखता रहा। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और रेशम जैसे बाल देखकर वो कुछ पल के लिए तो अपनी आंखें झपकना भूल गया था। उसने आज से पहले कभी इतने गौर से आरोही को नहीं देखा था। आज दिल के जज्बात पता नहीं क्यों खुद ब खुद बदलने लगे थे। फिर आरोही के चेहरे पर छाई परेशानी देखकर उसे पहली बार कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फौरन खुद को संभाल लिया। उसने जल्दी से अपना हाथ आरोही के हाथ से खींच लिया। वो गुस्से से उसे देखने लगी। कहने लगा, इतना भी दर्द नहीं हो रहा जितनी आप फिक्र कर रही हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे अपने आप पर अब अफसोस होने लगा कि उसने आरोही को यूं बेखुद होकर देखा तो कैसे देखा। खैर, खुद को झड़कने के बाद वो अपनी किताबें लेकर बैठ गया। लेकिन आज आज पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। खाना खाते समय भी प्रशांत की नजरें बार बार आरोही की तरफ उठ रही थीं। जिस बिल्डिंग में आरोही और प्रशांत का फ्लैट था, उसके सामने एक और फ्लैट था जिसमें एक हिंदुस्तानी लड़का रहता था। उसका नाम रियांश मेहरा था। वो काम के सिलसिले में वहां पर रहता था। एक बार वॉक करके जब वो ऊपर आया, ठीक उसी वक्त प्रशांत अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा था और आरोही बार बार उसे नसीहतें दे रही थी। प्रशांत, बाजार की कोई भी चीज़ मत खाना, कैंटीन का खाना तुम्हें बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाती हूँ, इसलिए खाना घर आकर ही खाना। और हाँ, अपना टेस्ट ठीक ठीक से याद किया था ना? पता है ना सेमेस्टर के पेपर कितने करीब हैं। पहली बार रियांश की नज़र उस खूबसूरत वजूद पर पड़ी जिस तरह से वो परेशान होकर बात कर रही थी, और प्रशांत भी उसे आप कहकर ही जवाब दे रहा था। फिर वो उम्र में उससे काफ़ी छोटा भी लग रहा था। रियांश को समझते देर न लगी कि ये लड़का उस खूबसूरत सी लड़की का छोटा भाई है। आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हैं? बच्चा थोड़ी हूँ मैं। रात को सारी तैयारी कर ली थी और मुझे भी पता है कि सेमेस्टर के पेपर करीब हैं। अच्छा, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लीजिएगा। ये कहकर प्रशांत जा चुका था। इससे पहले कि आरोही दरवाज़ा बंद करती, रियांश ने उसकी तरफ एक हल्की सी मुस्कान उछाली थी और हाथ हिलाकर उससे हेलो किया। पहले तो आरोही थोड़ा सा हिचकिचाई थी। रियांश बोला, मैं सामने वाले फ्लैट में ही रहता हूँ। आप दोनों की हिंदी सुनकर दिल को तसल्ली हुई कि चलो कोई हिंदुस्तानी यहाँ पर मौजूद है। परदेश में अगर कोई अपने देश का मिल जाए तो अपना अपना सा लगता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। रियांश ने बेझिझक बात आगे बढ़ाई, लेकिन आरोही ने बस छोटा सा जवाब दिया, जी क्यों नहीं। अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं आपसे कह दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर आरोही ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे कुकिंग का बहुत शौक था, इसीलिए उसने सोचा कि पड़ोस में भी खाना दे देना चाहिए। उस वक्त आरोही ये नहीं जानती थी कि रियांश अकेला रहता है। उसे लगा हो सकता है उसकी बीवी बच्चे हों। अच्छा है अगर किसी हिंदुस्तानी औरत से दोस्ती हो जाए तो उसका भी दिल लगा रहेगा। आज उसने प्रशांत की पसंद की वेज बिरयानी बनाई थी, साथ में मैंगो जेली भी। प्रशांत खाना खाने के बाद ये कहकर निकल गया कि यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी करनी है, इसीलिए वो रात को 10 बजे आएगा। आप खाने पर मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। ये कहकर वो चला गया था। पूरा दिन आरोही को बस प्रशांत का इंतजार रहता था। वो होता था तो बातों में उसका दिल भी लग जाता था, वरना घर में अकेले अकेले उसे घबराहट होने लगती थी। अब वो जा चुका था। शाम की चाय बनाते हुए उसे एहसास हुआ कि बिरयानी ज़्यादा बन गई है, तो क्यों ना पड़ोसी को भी दे दी जाए। उसने एक प्लेट में बिरयानी भरी और दरवाज़ा खोलकर सामने रियांश के फ्लैट के पास पहुंच गई। डोरबेल बजाते ही रियांश की आवाज़ आई, कौन है? मैं आपकी पड़ोसी, आरोही ने कहा। दरवाज़ा खुला तो रियांश ट्राउज़र और शर्ट में था। वो अभी अभी ऑफिस से लौटकर फ्रेश हुआ था और किचन में खाना बनाने ही जा रहा था। सामने आरोही को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे आप आइए, अंदर आइए।
कहते हुए उसने फौरन उसे रास्ता दिया था। आरोही डरते डरते अंदर दाखिल हुई थी क्योंकि अंदर लॉन्च बिल्कुल खाली था। उसे कोई औरत नजर नहीं आई थी, इसीलिए वो लॉन्च में ही दरवाजे के पास खड़ी हो गई। रियांश बोला, अरे वहाँ क्यों रुक गई, अंदर आइए ना, चाय पियेंगी? आरोही ने झिझकते हुए पूछा, वो आपके घर में कोई औरत नहीं है क्या? आप अकेले रहते हैं? दिल में आया पहला सवाल उसके मुंह से निकल गया। रियांश धीरे से मुस्कुराया, जी, मैं यहाँ अकेला ही होता हूँ। मेरी फैमिली हिंदुस्तान में है, दिल्ली में। वो कुछ नर्वस हो गई। अच्छा, मुझे लगा शायद आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ और आपकी फैमिली आपके साथ रहती होगी। मैंने सोचा था कि आपकी वाइफ से दोस्ती कर लूंगी तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। उसने बिरयानी रियांश के हाथ में थमाते हुए कहा। रियांश कहने लगा, नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। बस ज़्यादातर हिंदुस्तानी लड़कों की एक ही तो इच्छा होती है, पहले अच्छा करियर बना लें, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, फिर शादी करेंगे। रियांश काफ़ी बातूनी टाइप का लग रहा था। बिरयानी देखकर बोला, ये मेरी फेवरेट है। आपको पता है मैं पिछले 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और हिंदुस्तानी खाने को बहुत मिस करता हूँ। ये बिरयानी तो मेरी सबसे पसंदीदा है। आज ही सोच रहा था काश मुझे बिरयानी बनानी आती तो मैं खुद बनाकर खाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा था। आरोही कहने लगी, आप खाना भी खुद बनाते हैं? रियांश बोला, और क्या, यहाँ सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। आरोही वहीं से पलटने लगी और बोली, ठीक है, मैं अब चलती हूँ, आप खाना खाने के बाद प्लेट वापस कर दीजिएगा। रियांश ने पूछा, आप अकेली रहती हैं? हालांकि वो जानता था प्रशांत उसके साथ रहता है। आरोही ने नाम में सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं रहती, प्रशांत रहता है ना मेरे साथ। रियांश तुरंत बोला, ओ अच्छा अच्छा, वही जो यूनिवर्सिटी जाता है? आरोही कहने लगी, जी हाँ, आज अपने दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए गया है। मैं बोर हो रही थी इसीलिए सोचा कि अगर आपकी वाइफ होती तो उनसे कुछ बातें कर लेती। रियांश धीरे से मुस्कुराया, बातें तो आप मेरे साथ भी कर सकती हैं, और आप चाहें तो मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, मिलकर चाय पी लेते हैं। आरोही को ये ठीक नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी अब कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे किताबों से बहुत शौक है, मैं बहुत शौक से किताबें पढ़ती हूँ, तो वही पढ़ लूँगी, मेरा दिल लग जाएगा। ये सुनकर रियांश बोला, ओहो, आपको भी मेरी तरह किताबें पढ़ने का शौक है? आप मुझे बताइए, आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं? मेरे पास तो किताबों का ढेर सारा स्टॉक है, जनरल नॉलेज की किताबें, धार्मिक किताबें, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स। आपको पता है, मैंने अपने घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना रखी है। ये सुनकर तो आरोही की आंखें खुशी से चमक उठी थीं। किताबें पढ़ने का उसे बहुत शौक था। अच्छा, सच में? उसे यकीन नहीं आया। रियांश ने बिरयानी की प्लेट सामने गोल मेज पर रखी और कहा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सामने एक छोटा सा कमरा था जिसे रियांश ने खोल दिया। अंदर सच में लाइब्रेरी जैसा माहौल था। चारों तरफ शेल्फ बनी थी जिन पर अलग अलग तरह की किताबें सजी हुई थीं। एक रॉकिंग चेयर भी थी जिस पर बैठकर रियांश किताबें पढ़ता था। यूं ही आरोही और रियांश की बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ प्रशांत के क्लास फेलो अवनी, जो एक हिंदुस्तानी घराने से ताल्लुक रखती थी, प्रशांत में दिलचस्पी लेने लगी थी, लेकिन प्रशांत उसे ज़्यादा मुंह नहीं लगाता था। कभी वो उससे नोट्स मांगने के बहाने उसके पास आ जाती तो कभी कहती कि ये लेक्चर उसे ठीक से समझ नहीं आया। प्रशांत उसके साथ बस औपचारिक सा व्यवहार ही रखता था, क्योंकि अब उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे आरोही में बढ़ने लगी थी। अपनी पसंद का खाना वो आरोही से कह कहकर बनवाता था, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताता। उसे अच्छा लगता था उसके साथ वक्त बिताना, उसके आसपास रहना, उसकी बातें सुनना। जब वो हंसती और उसके गालों में डिम्पल पड़ते तो प्रशांत के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठता कि वो उन डिम्पल्स को छूकर देखे, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता था। उसे आरोही की डांट का डर लगता था, क्योंकि ऐसी हरकत करने पर आरोही उसे कई बार डांट चुकी थी। आज भी जब वो यूनिवर्सिटी से घर आया तो खाना तैयार था। आरोही रियांश से लाई हुई किताब पढ़ रही थी। खाना खाने और नहाने के बाद वो फिर उसी किताब में डूब गई थी। वो इस कदर मगन थी कि उसे एहसास तक न हुआ कि प्रशांत कमरे में आ चुका है। वो सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी और दूसरे हाथ से अपने हल्के हल्के गीले बालों को सहला रही थी। जब प्रशांत दरवाजा खोलकर अंदर आया था तो उसके लंबे घने बालों को यूं खुला देकर वो कुछ पल के लिए आंखें झपकना भूल गया। वो तो बस किताब पढ़ने में डूबी हुई थी। बड़े धीरे से प्रशांत उसके पास आकर बैठ गया था। यूं अचानक उसके पास बैठने पर
आरोही बुरी तरह चौंकी। जब उसने अपने बराबर प्रशांत को बैठे देखा तो तुरंत बोली, तुम कब आए? प्रशांत मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आए हुए पूरे 19 साल हो चुके हैं। आरोही के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, वो तो मुझे भी पता है, मैं अभी की बात कर रही हूँ। वो उससे इसी तरह पेश आती थी जैसे प्रशांत उससे बहुत छोटा हो, कोई छोटा बच्चा। अपनी किताब वहीं रखकर वो किचन की ओर जाने लगी। प्रशांत भी खड़ा हो गया। जल्दी से आरोही ने अपने बाल समेटने शुरू कर दिए और जूड़ा बनाने लगी कि तभी प्रशांत ने उसकी कलाई पकड़ ली। खुले रहने दो अपने बाल, बहुत प्यारे लगते हैं। ये सुनकर आरोही को अजीब सा लगा, क्योंकि वो बड़ी दिलचस्पी से उसके लंबे घने बालों को देख रहा था। अपनी कलाई प्रशांत के हाथ में देकर वो एक पल के लिए घबरा गई। जल्दी से उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, मुझे बाल बांधने हैं, ये कहकर वो जूड़ा बनाकर किचन में चली गई। खाना गर्म करके उसके सामने टेबल पर रख दिया। प्रशांत उससे इधर उधर की बातें करने लगा और तभी अवनी का फोन प्रशांत के नंबर पर आ गया। फोन पर अवनी का नाम देखकर प्रशांत के माथे पर बल पड़ गए। पता नहीं ये चिपकू टाइप की लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, प्रशांत ने लापरवाही से कहा। आरोही ने आगे बढ़कर उसका मोबाइल उठाया और पूछने लगी, कौन है ये? प्रशांत कहने लगा, मेरी क्लास में पढ़ती है, कभी नोट्स चाहिए होते हैं, कभी लेक्चर समझना है। मुझे तो ऐसे समझती है जैसे मैं उसका टीचर हूँ। अजीब लड़की है, इतना पकाती है कि मत पूछिए। प्रशांत अपनी की बातें आरोही से करने लगा। वो बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। कहने लगी, लड़की खूबसूरत है, अच्छी है, तो फिर क्या बुराई है, कर लो ना उससे दोस्ती। बड़े आम से अंदाज में आरोही ने यह बात कही थी। प्रशांत बुरा मानकर बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको नहीं पता कितना बोलती है, कान खा जाती है। मुझे नहीं करनी उससे दोस्ती। आरोही को कुछ हैरत हुई। देखो, अगर लड़की अच्छी है, पढ़ाई में ठीक है, सबसे बड़ी बात हिंदुस्तानी है, तो दोस्ती करने में क्या बुराई है? तुम उसकी मदद कर दोगे, वो तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। इसी बीच दोबारा अवनी की कॉल आने लगी। लो, फोन उठाओ और उससे बात करो, आरोही ने फोन आगे बढ़ाते हुए कहा। प्रशांत खाना खा चुका था। उसने गहरी सांस ली और फोन कान से लगा लिया। जी बोलिए मैडम, अब आपको किस चीज़ के नोट्स चाहिए? उसका लहजा थोड़ा तपा हुआ था। बातें करते करते प्रशांत अपने कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद बाहर आया तो बोला, मुझे पता था उस लड़की की नज़र मेरी किताबों और मेरे नोट्स पर ही है। अब विनती कर रही है कि मैं उसके घर जाकर नोट्स दे दूं। मैं नहीं जा रहा। आरोही कहने लगी, प्रशांत जाओ ना, बेचारी को ज़रूरत होगी नोट्स की, मेरे कहने पर चले जाओ। मजबूरन आरोही के कहने पर वो नोट्स लेकर चला गया। प्रशांत के जाने की थोड़ी देर के बाद ही रियांश ने दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही आरोही ने दरवाजा खोला, सामने ही रियांश खड़ा था, हाथ में प्लेट थामे हुए। मैं आपकी तरह बहुत अच्छा खाना तो नहीं बनाता, लेकिन ठीक ठाक बना लेता हूँ। पास्ता बनाया था, सोचा अकेले क्या खाऊं, आपके साथ बैठकर बातें भी हो जाएंगी और खाना भी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आरोही बोली, नहीं, अंदर आइए। उसने उसके हाथ से प्लेट लेकर सामने टेबल पर रख दी और फिर चाय भी बना ली। उसे रियांश की बातें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प लगती थीं, क्योंकि दोनों के शौक एक जैसे थे। अब तो अक्सर मुलाकातें होने लगीं। प्रशांत पढ़ाई के लिए अपने दोस्तों के पास चला जाता और रियांश किसी न किसी बहाने या तो खुद आरोही के घर आ जाता या फिर उसे अपने घर बुला लेता। काफ़ी बातें उनकी आपस में मिलती जुलती होती थीं। पता ही नहीं चला कि कब दोनों एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। एक बार जब रियांश आरोही के घर आया तो उसके हाथ में गुलाबों के फूलों का एक बुके था, साथ में एक छोटा सा गिफ्ट और एक केक भी। ये देखकर आरोही को कुछ हैरत हुई। कहने लगी, रियांश ये क्या है? रियांश बोला, आज मेरा बर्थडे है, इसलिए सोचा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर लूँ। उसने गिफ्ट का पैकेट आरोही को पकड़ा दिया। वह हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। सामने टेबल पर जाकर उसने केक लगाया, फ्लावर बुके रखे और साथ में पड़े शॉपर में से चिप्स और बाकी चीज़ें निकाल कर बड़े आराम से किचन से प्लेट लाया और सब चीज़ें टेबल पर सजा दी। आरोही अब भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। रियांश बोला, अब वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ। पता नहीं क्यों, लेकिन आरोही को उसका अंदाज अजीब सा लगा। पहली बार उसने आपसे तुम कहा था। यूँ बात कर रहा था जैसे दोनों के बीच न जाने कितनी गहरी दोस्ती हो। अब तक आरोही ने उससे सिर्फ किताबों के बारे में ही बात की थी, लेकिन यूँ उसका केक लेकर आ जाना उसे कुछ अजीब सा लगा।
धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो टेबल तक पहुंची। रियांश बोला, जब मैं केक काटूं तो तुम हैप्पी बर्थडे कहना और फिर ये गिफ्ट मुझे दे देना। आरोही उसकी बात पर एकदम से हंस पड़ी। ये तो आप खुद लेकर आए हैं। अब क्या करें, आपको मेरा ख्याल ही नहीं रहता कि मेरे लिए एक तोहफा खरीद लें, इसलिए मुझे खुद ही खरीदना पड़ा। आरोही शर्मिंदा हो गई। मुझे नहीं पता था कि आपका बर्थडे है, वरना मैं कुछ खरीद लेती। रियांश बोला, पिछले 3 दिन से बहाने बहाने से आपको बता रहा था कि 3 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। शायद आपने ध्यान ही नहीं दिया। शायद मैं आपके लिए कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता जितनी तुम मेरे लिए ख़ास हो, इसीलिए तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आया हूँ। रियांश का अंदाज उसे कुछ और ही बता रहा था। उसने केक काटकर अपने हाथ से आरोही की तरफ बढ़ाया। ना चाहते हुए भी उसे केक खाना पड़ा। कुछ देर बातें करने के बाद आरोही ने चाय बनाई और रियांश के सामने टेबल पर कप रख दिया। चाय पीते पीते रियांश ने बात शुरू की। आरोही, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। चाय का आखिरी सिप लेकर उसने कप टेबल पर रखते हुए कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं। आरोही का वही संयमित अंदाज था। रियांश बोला, आरोही, तुम मुझे अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। ये सुनते ही आरोही चाय का घूंट नहीं ले पाई और कप सामने टेबल पर रख दिया। वो नजरें चुराने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रियांश उसे भी अच्छा लगने लगा था। क्या मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर सकता हूँ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शायद कोई और मौका होता तो आरोही इनकार न करती, क्योंकि रियांश में वो हर खूबी थी जो वो अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती थी। लेकिन आरोही फौरन खड़ी हो गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप यहाँ से जा सकते हैं और प्लीज़ दोबारा यहाँ मत आइएगा। अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने ये बात कही थी और रियांश का तो जैसे रंग उड़ गया, क्योंकि अपनी पसंदगी वो आरोही की आंखों में देख चुका था। फिर इस रिश्ते से इनकार क्यों? उसे पूरी उम्मीद थी कि आरोही कभी शादी से इनकार नहीं करेगी। रियांश खड़ा हो चुका था। चलते चलते वो आरोही के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों आरोही, क्या मुझ में कोई बुराई है? रियांश की आवाज़ में नमी घुल गई। आरोही उससे नजरें चुराने लगी। नहीं रियांश, आप में कोई बुराई नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ इनकार मत करो। रियांश की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। आप क्यों नहीं समझते आप क्यों नहीं समझते मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश करते हुए आरोही बोली, क्यों नहीं कर सकती? मुझे वजह भी तो बताओ। तुम मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? तुम नहीं जानती आरोही, मैं तुम्हारी मोहब्बत में किस कदर आगे बढ़ चुका हूँ। आरोही तुरंत बोली, इसीलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। और ये सुनकर रियांश के होश उड़ गए। व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है? आरोही ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? प्रशांत मेरा पति है। ये सुनते ही रियांश की आंखों में हैरानी और गहराने लगी। क्या वो छोटा सा लड़का, वो तुम्हारा भाई नहीं था? वो तो हमेशा तुम्हें आप कहकर बात करता है। तुम भी उसे छोटे बच्चों की तरह बात करती हो और देखने में भी वो तुमसे काफ़ी छोटा लगता है। वो तुमसे बड़ा नहीं लगता। आरोही ने कहा, वो मुझसे छोटा ही नहीं बल्कि मुझसे 6 साल छोटा है। लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी थी कि हम दोनों की शादी हो गई। हम दोनों ही ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। सारी ज़िंदगी वो मुझे बहन समझता रहा और मैं उसे अपना छोटा भाई। लेकिन अंकल जी के एहसान का बोझ मेरे सिर पर रखकर मेरी ज़बरदस्ती शादी प्रशांत से करा दी गई। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो आज भी मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरी तरफ से उसे इजाज़त है कि वो शादी कर सकता है, लेकिन मुझे उसी के नाम पर बैठना पड़ेगा। हमारे यहाँ औरत को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त नहीं होती। बड़े फैसले करते हैं, और जो हो चुका है। रियांश बोला, ये क्या जुल्म है? न तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो न प्रशांत। फिर क्यों ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे हुए हो? एक साथ रहकर भी तुम लोग अलग अलग हो। न वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, न तुम उसके बारे में। तो फिर वो शादी कर लेगा तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम उसके नाम पर बैठी रहोगी? ये तो जुल्म है, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। तुम्हें भी जीने का हक है। जब वो भी इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुका हूँ। कहो तो मैं प्रशांत से बात कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता उसे ऐतराज़ होगा। आरोही जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैं खुद मौका देकर बात करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप बात मत करना।
रियांश की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। वो मुस्कुराया। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आरोही को जब अपने कहे हुए शब्दों का एहसास हो चुका था, वो जल्दी से नजरें चुरा गई। लेकिन रियांश उसे एक अजीब सी मुश्किल में डाल चुका था। उसे भी रियांश अच्छा लगने लगा था। वो वैसा ही था जैसा वो चाहती थी। फिर उसने कभी भी प्रशांत के बारे में इस अंदाज से सोचा ही नहीं था। शाम को जब प्रशांत आया तो किताबें एक तरफ रखकर सोफे पर बैठ गया। मैं तो परेशान हो गया हूँ, इतनी मुश्किल पढ़ाई है, थक गया हूँ। प्लीज आरोही, एक कप चाय बनाकर दे दो। आरोही ने चाय बनाई, प्रशांत के सामने टेबल पर रख दी और खुद भी थोड़े फासले पर बैठ गई। प्रशांत चाय का घूंट लेने लगा। जादू है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी चाय का एक ही कप सारी थकान उतार देता है। आरोही हिम्मत करते हुए बोली। तुम्हारी अबनी अब कैसी है? प्रशांत चिढ़कर बोला। मेरी नहीं है, और ठीक ही होगी। उसका अंदाज काफी लापरवाह था। आरोही ने कहा, तुम मुझे अबनी से नहीं मिलवाओगे? आरोही चाहती थी कि प्रशांत अपनी क्लास फेलो अबनी में दिलचस्पी लेने लगे, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए और वो खुद भी इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद हो सके। प्रशांत बोला, वो मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती कि मैं आपको उससे मिलवाऊं। आरोही ने पूछा, तो फिर कौन सी लड़की अहमियत रखती है? प्रशांत ने एक गहरी नज़र उसके वजूद पर डाली और फिर बोला, आप मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। और ये सुनकर आरोही बेचैनी का शिकार हो गई और उससे नजरें चुरा ली। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही ने हिचकिचाते हुए बात की शुरुआत की। कहिए ना, क्या कहना है? प्रशांत चाय का कप पी चुका था और अब पूरी तरह उसकी तरफ देख रहा था। प्रशांत, तुम जानते हो ना कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं थे और ना मैं, और ये वो रिश्ता है जिसमें मुझे और तुम्हें जबरदस्ती बांध दिया गया था। ये सब जबरदस्ती था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि। कहते कहते आरोही के गले में कई गांठें पड़ चुकी थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि वो बात किस तरह पूरी करे। प्रशांत उसे ही देख रहा था। कहने लगा, मैं कुछ सालों में पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी जॉब शुरू कर दूंगा। आपके सारे खर्चे मैं खुद उठाना चाहता हूँ। पापा से पैसे नहीं मांगूंगा। और फिर अगली बात कहते हुए वो थोड़ा सा हिचकिचाया था। आरोही उसकी आगे की बात का मतलब समझकर बेचैन हुई थी। मैं जानती हूँ, पढ़ाई पूरी करने और जॉब करने के बाद तुम शादी करना चाहोगे, और तुम्हें करनी भी चाहिए। अपनी लाइफ पार्टनर तुम्हें ढूंढनी चाहिए जिसके साथ तुम खुश रह सको, जो तुमसे छोटी हो। मैं चाहती हूँ प्रशांत कि तुम मुझे आज़ाद कर दो। और ये सुनकर प्रशांत की आंखों में हैरत उतर आई। आज़ाद कर दूं? क्या मतलब? वो अभी भी ठीक से समझ नहीं पाया था। मेरा मतलब है तुम मुझे तलाक दे दो। प्रशांत अपनी जगह पर उछल पड़ा। क्या? लेकिन क्यों? आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा है आप मुझसे क्या कह रही हैं? प्रशांत का लहजा तेज हुआ था, लेकिन आरोही का दिल जोर से धड़क रहा था। प्रशांत, मैं किसी और को पसंद करने लगी हूँ। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। वो इस बात को मान चुकी थी और प्रशांत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो फौरन से उठकर खड़ा हुआ। आरोही, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ प्रशांत, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पसंद नहीं बल्कि मोहब्बत करती हूँ, और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। देखो, मुझे भी जीने का हक है ना। आरोही की बात यहीं तक पहुंची थी। यू शट अप। आपको अंदाजा है आप मुझसे क्या कह रही हैं? मेरी पत्नी होते हुए आपने कैसे किसी और से मोहब्बत कर ली? किसकी इजाज़त से? प्रशांत की बात ने आरोही को हैरत में डाल दिया। ये तुम क्या कह रहे हो प्रशांत? तुम जानते हो ना, हम एक दूसरे के साथ जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें भी किसी लड़की से शादी करनी थी। नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी थी। मुझे आप अच्छी लगती हैं। मुझे आप बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। आरोही, मैं आपके ही बारे में सोचने लगा हूँ। ये सुनकर आरोही के होश उड़ गए। नहीं प्रशांत, मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो। और ये सुनकर प्रशांत के अंदर जैसे आग लग गई थी। नहीं सोचा तो अब सोच लें। सोचने में वक्त ही कितना लगता है। मेरी सोच भी तो बदल गई है ना। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना करियर बना रहा हूँ, ताकि जब तुम्हें अपनाऊँ तो तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारे खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने बाप से मांगकर तुम्हारे खर्चे पूरे कर रहा हूँ। ये ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ना मुझे। इस बार प्रशांत ने उसे आप नहीं कहा था। वो सीधे उसके सामने तुम करके बात कर रहा था। आरोही ने सिर ना में हिला दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं नहीं प्रशांत,
मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती और तुम्हें भी नहीं सोचना चाहिए। देखो मैं। इससे पहले वो कुछ और कहती, प्रशांत ने उसकी बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। क्यों नहीं सोच सकती? पति हूं मैं तुम्हारा और तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे साथ हर रिश्ता बनाना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कौन है वो जिसे तुमने मेरी जगह दे दी और क्यों दी? प्रशांत पर तो जैसे कोई जुनून सा हावी हो गया था। प्रशांत, मेरा बाजू छोड़ो। मैं कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। वो कोई भी हो लेकिन वो तुम नहीं हो। ये तुम भी जानते हो कि तुम कभी नहीं हो सकते। ये सुनकर प्रशांत का दिमाग घूम गया। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता? आरोही ने अपने बाजू उसके हाथ से छुड़ाया। हाँ, नहीं कर सकते। तुम मुझसे बहुत छोटे हो। जो मैं चाहती हूँ वो तुम नहीं कर सकते। मुझे अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो मुझे समझ सके, और वो तुम कभी नहीं हो सकते। मैं कुछ नहीं जानता। तुम मेरी पत्नी हो, मुझे अच्छी लगती हो और बस मेरे लिए यही वजह काफ़ी है। मुझे कोई और वजह दिखाई नहीं देती। फिर मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रशांत ने साफ इनकार कर दिया। आरोही को अब गुस्सा आने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि प्रशांत उसके बारे में इस अंदाज में सोचता होगा। मुझे तलाक चाहिए प्रशांत। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। प्रशांत का गुस्से के मारे बुरा हाल था। कौन है वो जिसने मेरी आरोही को मुझसे छीनने की कोशिश की? जान से मार डालूंगा उसे। प्रशांत इतने तेज लहजे में बोला था कि कमरे के अंदर बैठी आरोही की जान सूख गई थी। प्रशांत का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। वो गुस्से में अपने कमरे में आ गया और सुबह बिना नाश्ता किए यूनिवर्सिटी चला गया। लेकिन आज पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। कुछ क्लास लेने के बाद वो घर वापस आ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आरोही फ़ोन पर रियांश से बात कर रही थी और रो भी रही थी। मुझे नहीं पता था रियांश कि वो मुझ पर इस नज़र से सोचने लगा है। मैं हमेशा उसे छोटा भाई ही समझती थी। कल तक उसे भी इस शादी पर ऐतराज़ था। पता नहीं अब क्यों। आरोही की बात यहीं तक पहुंची थी कि प्रशांत ने उसका फ़ोन छीन लिया। आरोही बुरी तरह घबरा गई। उस वक्त तक प्रशांत पहले कभी घर नहीं आता था। प्रशांत ने फ़ोन कान पर लगाया। आरोही, प्लीज़ समझाओ उसे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुम भी मुझे चाहती हो। फिर वो हमारे बीच दीवार क्यों बन रहा है? रियांश की आवाज़ सुनते ही प्रशांत चिल्ला उठा। सुनो मिस्टर, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो मेरी पत्नी से प्यार की पेंगे बढ़ाने वाले? अगर दोबारा आरोही का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। ये कहकर प्रशांत ने फ़ोन बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है प्रशांत, मेरा फ़ोन दो मुझे। लेकिन उसने फ़ोन जोर से ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। आरोही बुरी तरह घबराई। तुम मेरी हो, समझी? मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? तुम्हारे जज्बातों को सुकून नहीं दे सकता? तुमसे छोटा हूँ इसीलिए तुम्हें ये गलतफहमी हो गई है ना? तो तुम्हें गलत लगता है। मैं तुमसे छोटा जरूर हूँ लेकिन इतना छोटा नहीं कि अपनी पत्नी को सेटिस्फाई न कर सकूँ, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा न कर सकूँ। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उभर रही थी। आरोही एक पल के लिए डर गई थी। प्रशांत, तुम गलत समझ रहे हो। बात तो ख्वाहिश की नहीं है। मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। प्रशांत के कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर वो डरने लगी थी। आज के बाद बस मेरे बारे में सोचोगी, मुझे ही देखोगी। मेरे अलावा तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज मैं अपने प्यार की मोहर तुम्हारे वजूद पर लगा दूंगा। ये कहते हुए वो आरोही के बिल्कुल करीब आ चुका था। नहीं नहीं प्रशांत, प्लीज। आरोही दीवार से जा लगी। प्रशांत उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। वो उसके लंबे चौड़े वजूद के आगे छोटी नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। उसने उसके बालों की क्लिप निकाल कर फेंक दी और पल भर में उसे बाजुओं से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। प्रशांत के सीने से लगी आरोही कसमसा रही थी। छोड़े मुझे। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबसी से बोली। उफ, तुम्हारे ये बाल मुझे पागल कर देते हैं। प्रशांत उसे मजबूती से सीने से लगाए हुए कहने लगा। उसका एक हाथ उसके बालों में उलझ चुका था। प्रशांत के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर वो गुस्से से तड़प उठी। प्रशांत, छोड़ो मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, नहीं आती शर्म। और कैसी शर्म? क्यों करूं मैं तुमसे शर्म? पति हूं मैं तुम्हारा और तुम मेरी पत्नी। तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी कैसे? उस वक्त वो जज्बातों की राहों में बहकने लगा था। वो आरोही की गर्दन पर झुक चुका था और वहां अपने होंठ रख दिए। प्रशांत, प्लीज।
आरोही बेबसी से रोने लगी। नहीं, आज तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि वो उसके होंठों पर झुकता, बाहर की डोरबेल बज उठी। प्रशांत प्लीज छोड़ो मुझे, समझने की कोशिश करो। प्रशांत अभी भी उसे अपने भीतर समेटे हुए था कि दोबारा डोरबेल बजी। आरोही ने प्रशांत के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कमरे से बाहर निकल गई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबसूरत सी 18 साल की लड़की खड़ी थी। जी कौन? आरोही पहले ही बदहवास थी। जी मैं अबनी हूँ। प्रशांत है? असल में मुझे उससे कुछ काम था। आरोही ने उसे अंदर आने दिया। तभी प्रशांत अपने कमरे से बाहर निकला। सामने अबनी को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अबनी ने हाय हेलो की, लेकिन प्रशांत ने उसकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और बड़े ही ठंडे और रूखे अंदाज में बोला, हाँ बोलो, क्या काम है? क्यों आई हो यहाँ? प्रशांत काफी गुस्से में भरा पड़ा था। मुझे कुछ नोट चाहिए थे, अबनी ने कहा। आरोही ने उसे अंदर बुला लिया था। अबनी उसके बिखरे हुए हुलिये और उलझे बाल देखकर कुछ उलझन में थी। वो प्रशांत को पसंद करती थी और समझती थी कि प्रशांत अपनी बहन के साथ रहता है। अब आरोही के फैले हुए काजल और उलझे हुए बाल देखकर वो कुछ परेशान हुई थी। ऊपर से प्रशांत का गुस्सा भी चरम पर पहुंचा हुआ था। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तुम्हें नोट्स बना बना कर दूं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमसे दूर दूर रहता हूं, फिर भी तुम क्यों आती हो यहाँ? यूनिवर्सिटी में हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती हो क्यों? प्रशांत तो जैसे गुस्से से फट पड़ा था। आरोही ने अबनी की आंखों में नमी भरते हुए देखा तो फौरन बोली, अबनी तुम इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। लेकिन प्रशांत दहाड़ उठा, यहाँ नहीं बैठेगी, निकलो यहाँ से। खबरदार, नोट्स के बहाने मेरे घर आने की कोशिश की, मेरे पीछे पीछे घूमने फिरने की कोशिश की। अगर तुम ये समझती हो कि मेरे आगे पीछे घूमोगी, अपनी अदाएं दिखाओगी और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चलाऊंगा, तो तुम गलत सोचती हो। ये मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए ट्राई भी मत करना, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनकर अबनी का रंग उड़ा। अब तक तो वो यही समझती थी कि शायद प्रशांत का मिजाज ही ऐसा है, धीरे धीरे वो प्रशांत का दिल मोम कर लेगी। लेकिन आज जो हकीकत उस पर खुली थी, वो रोते हुए वहां से जा चुकी थी। आरोही को प्रशांत पर गुस्सा आया। चाहते क्या हो तुम? क्यों तुमने उस लड़की का दिल तोड़ा? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? प्रशांत, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं निपटे। जो गलती अंकल जी ने की वो मत दोहराओ। आरोही ने उसके सामने हाथ जोड़े थे, आंसू बह रहे थे। अंकल जी ने अब तक किए हुए सारे एहसान मुझ पर जताकर मुझसे कुर्बानी मांगी। हालांकि ना मेरे दिल में तुम कल थे ना आज हो। मैं मजबूर हो गई थी, लेकिन इतना पता था कि तुम मेरा साथ दोगे। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा ही नहीं और ना तुमने मुझे। मैं बहुत खुश थी कि तुम एक अच्छी सोच के मालिक हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी वैसे ही निकलोगे। मैं सच कह रही हूँ प्रशांत, मैं तुम्हारे साथ कभी भी उतनी खुश नहीं रह सकती जितनी रियांश के साथ रह सकती हूँ। ये वक्ती जज्बात हैं जिसके बहाव में तुम अंधे हो गए हो। अबनी अबनी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। भगवान के लिए मुझे भी इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद कर दो और जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत करो। मैं तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे सकती जो अबनी दे सकती है। आरोही सिसकियों के साथ रो रही थी। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार रियांश आया था। प्रशांत चुपचाप बड़े गौर से उसे देख रहा था। दरवाजा आरोही ने खोला। आरोही के बिखरे बाल और रोती हुई शक्ल देखकर रियांश की जान निकल गई थी। आरोही, क्या हुआ तुम्हें? सामने प्रशांत को गुस्से में देखकर वो ठिठक गया। आरोही अभी भी रो रही थी। जैसे ही रियांश ने उसके आंसू साफ करने की कोशिश की, प्रशांत तेज कदमों से आगे बढ़ा और रियांश का हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया। डोंट टच माई वाइफ, हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगा। प्रशांत के इस रवैये को देखकर रियांश 2 कदम पीछे हट गया। मैं जानता हूँ ये रिश्ता आरोही की मर्जी से नहीं हुआ और ना ही कल तक तुम भी इसके लिए राजी थे। प्रशांत ने कहा, कल तक मैं राजी नहीं था, लेकिन आज हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो। रियांश ने दोनों हाथ जेब में डालते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है जबरदस्ती आरोही को अपना कर तुम उसे खुश रख पाओगे? अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगी और तुम भी धीरे धीरे आरोही की बेरुखी की वजह से उससे दूर हो जाओगे। लेकिन तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुका होगा। फिर सारी जिंदगी एक पछतावा तुम्हारे साथ लगा रहेगा कि काश तुम जज्बात में आकर आरोही की और अपनी जिंदगी बर्बाद न करते और उसे उसकी खुशियाँ दे देते।
हो सकता है तुम आरोही की ख्वाहिश को पूरा करो और भगवान तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। तुम्हारे पापा ने जो कुछ किया सब जायदाद की खातिर किया, ताकि जो आरोही के नाम की जायदाद है वो कहीं बाहर न चली जाए, सब उनके नाम आ जाए। ये सारी बातें आरोही ने अपने कानों से खुद सुनी थी। तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि कहीं तुम अपने बाप के बारे में गलत न सोचने लगो। वो कल भी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और आज भी नहीं करती। मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ भगवान के लिए अपने बाप की खींची हुई लकीर पर मत चलो। तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, समझदार हो। ज़बरदस्ती किसी को बंद कर लेने से रिश्ते नहीं निभते। ये कहकर रियांश वहाँ से चला गया और प्रशांत सिर थाम कर वहीं सोफे पर बैठ गया। सच ही तो कह रहा था वो। कल तक प्रशांत भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शायद ये एक जज्बातीपन था, कच्ची उम्र का तूफान था जो उसका दिल आरोही की तरफ खींचने लगा था। शायद कल उसे पछतावा होता। न वो आरोही को खुश रख पाता और न वो खुद खुश रह पाता। अभी आरोही खूबसूरत है, जवान है, उसका हाथ थामने वाला है, उसका चाहने वाला उसके सामने खड़ा है। फिर वो क्यों आरोही से ये मौका छीनना चाहता है? सारी जिंदगी वो इसी शक में रहता कि आरोही के दिल में वो कहीं नहीं है बल्कि रियांश है। आरोही अपने कमरे में जाकर रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुकी थी। उसे नहीं पता था कि किस्मत अब उसे क्या दिन दिखाने वाली है। हालांकि वो अपने अंकल से कह चुकी थी, बेशक सारी जायदाद आप अपने नाम करवा लें, लेकिन मेरी शादी प्रशांत से मत करें। अंकल जी सबके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहते थे कि जायदाद की वजह से उन्होंने उसकी शादी अपने बेटे से की है, इसीलिए शादी पर अड़े हुए थे। आरोही को लगा कि प्रशांत उसका साथ जरूर देगा, लेकिन प्रशांत भी अब अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। आरोही को फ्लैट का दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई थी। उसने बाहर आकर देखा तो प्रशांत कहीं नहीं था। रात के 10 बज रहे थे। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ चला गया था। फिर वो पूरी रात घर वापस नहीं आया। अगला पूरा दिन भी निकल गया और प्रशांत घर नहीं आया। दिन का उजाला अंधेरे में फैलने लगा और फिर रात धीरे धीरे गहरी होने लगी और प्रशांत घर नहीं आया। पूरी रात आरोही को नींद नहीं आई थी। सुबह के टाइम कहीं जाकर उसकी आंख लगी और जब आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। बाहर वो हड़बड़ाकर उठी और कमरे से बाहर आई। सामने का मंजर देखकर आरोही के दिल में एक सुकून उतरा था, क्योंकि प्रशांत सोफे पर ही बैठा हुआ था। आरोही को देखकर कहने लगा, मैंने फैसला कर लिया है, ये लो तुम्हारी आज़ादी। प्रशांत के चेहरे पर रात भर जागने की थकावट थी, आंखें लाल थीं। ये तलाक के पेपर हैं। मैंने अपनी पूरी मर्जी से ये तलाक के पेपर बनवाए हैं। यानी वो रात को और पूरा दिन इसलिए घर से बाहर था ताकि तलाक के पेपर बनवा ले। आरोही हैरान हो गई। कांपते हाथों से आरोही ने भी उन पेपरों पर साइन कर दिए। प्रशांत फ्लैट से बाहर चला गया ये कहकर कि अब मैं कुछ महीने हॉस्टल में गुजारना चाहता हूँ, कुछ वक्त अबनी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसके फैसले पर आरोही दिल से मुस्कुराई थी और इस तरह 2 महीने प्रशांत ने हॉस्टल में गुजारे। प्रशांत ने अबनी को सब कुछ बता दिया और अबनी, जो कि प्रशांत की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे और बेखुद होकर प्रशांत के सीने से लिपट गई। अबनी का सर थपकते हुए प्रशांत ने बस ये कहा था कि मुझे नहीं पता शादी के बाद मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा या नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा मेरे दिल में सिर्फ तुम रहो। 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद रियांश ने आरोही से शादी कर ली और प्रशांत ने अबनी के साथ। शादी की रात रियांश बेहद खुश था और आरोही भी। रियांश के नरम स्पर्श में वो बेखुद होती, उसकी बाहों में पिघलती जा रही थी। मर्द का स्पर्श क्या होता है और उस स्पर्श की बेखुदी क्या होती है, आरोही ने अब रियांश की बाहों में आकर ये बात महसूस की थी। वो उसके नरम कांपते लबों को अपने होठों में लेते हुए एक हाथ से उसके नरम वजूद को महसूस करता उस रात उस पर अपना पूरा हक जता चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ अबनी और प्रशांत की शादी की पहली रात सोनी सोनी गुजर चुकी थी, क्योंकि प्रशांत ने अबनी से शादी तो कर ली थी लेकिन अभी तक उसे दिल में जगह नहीं दे पाया था। उसने उसका हाथ थामते हुए बेहद नरम अंदाज में कहा था, अबनी, मैं उस दिन तुम्हारे करीब आऊँगा जब मुझे लगेगा कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बसने लगी है। मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। जब दिल में आरोही है और रिश्ता तुम्हारे साथ बना लूँ। अबनी ने कुछ नहीं कहा था, कपड़े बदलकर चुपचाप सो गई थी और प्रशांत सोफे पर सो गया।
शुरू शुरू में प्रशांत का रवैया अवनी के साथ अच्छा नहीं था। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता, कहता था, तुम आरोही की तरह खाना नहीं बनाती हो, तुम्हारे हाथ में वो स्वाद नहीं है, तुम आरोही जैसी नहीं लगती हो, तुम आरोही जैसी बातें नहीं करती हो, तुम आरोही की तरह नहीं हंसती हो, तुम्हारे बाल आरोही जैसे नहीं हैं। ये बातें सुनकर अपनी अंदर ही अंदर तड़प जाती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी इश्क करने की खता तो उसने खुद की थी। प्रशांत ने उससे इश्क नहीं किया था तो वो उसको कसूरवार कैसे ठहरा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे अवनी ने सब कुछ प्रशांत की खातिर सीख लिया था, उसके रंग में अपने आप को रंग लिया था। अवनी के त्याग और प्यार ने प्रशांत के दिल में उसके लिए नरमी पैदा कर दी। और एक दिन जब प्रशांत रात को देर तक घर नहीं आया, अवनी बेचैन हो गई थी। और जब 3 बजे वो घर आया तो अवनी तड़प कर उसके सीने से लगकर बुरी तरह रोई थी। और ये एहसास ऐसा था कि प्रशांत के अंग अंग में सरूर बनकर दौड़ा था। वो काफ़ी देर तक उसे तसल्ली देता रहा और फिर उसके हाथों की हरकत उसके वजूद पर बढ़ने लगी। गर्म सांसें अवनी के वजूद को पिघलाने लगीं। वो बड़ी नरमी से उसे समेटता हुआ बेड पर लेकर आया था। उसके कान में सरगोशी की, मैंने कहा था ना अवनी, जब मुझे लगेगा तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में पनपने लगी है तो उसी दिन मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। आज तुम्हारा स्पर्श मेरे दिल को एक नए अंदाज में धड़काने लगा है, इसीलिए मैं तुमसे अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ। अवनी की आंखों से खुशी के मारे आंसू निकले थे। अवनी ये तो जानती थी कि उसकी पहली मोहब्बत आरोही थी। जैसा इश्क वो प्रशांत से करती थी, प्रशांत उससे वैसा इश्क कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन कम से कम उसने पहल तो की थी और अवनी के लिए यही बहुत था। शादी के 1 साल बाद जब वो माँ बनी तब उसके दिल से आरोही की मोहब्बत भी ख़त्म हो चुकी थी। अब सिर्फ अवनी और उसका बेटा उसके दिल में था। दूसरी तरफ आरोही को भगवान ने एक प्यारी सी बेटी दी थी और वो रियांश के साथ बेहद खुश थी। हिंदुस्तान में किसी को कुछ नहीं पता था। जब 3 साल के बाद प्रशांत अपने परिवार के साथ हिंदुस्तान आया तो उसके पापा ने एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तब उसने अपने बाप से कहा कि आपने दौलत की खातिर आरोही की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। लेकिन उसके पापा आलोक जी कहने लगे, तुम पागल हो गए हो, सारी जायदाद अपने हाथ से निकाल दी और तुम्हारी गैरत क्या मर गई है? अगर दूसरी शादी करते तो शौक से करते, लेकिन आरोही तुम्हारे नाम पर बैठी रहती। तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। प्रशांत कहने लगा, उसका क्या कसूर था जो मैं उसे अपने नाम पर बिठा कर रखता? उसका भी जीने और खुश रहने का पूरा हक है और इसीलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। कुछ महीने तो आलोक जी प्रशांत से नाराज रहे, लेकिन फिर पोते को देकर उनका दिल भी बदल गया। आरोही अपने घर में खुश थी और प्रशांत अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश था। जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।